तो बात करते हैं हम आपके विश्व के भूगोल की। तो विश्व के भूगोल की अगर बात करें तो आपका ध्यान रखना है, ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। तो ज्योग्राफी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? एराटोस्थेनीज ने किया है। एराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। और भूगोल का जनक आपको ध्यान रखना है हिकेटियस को माना जाता है, यानी ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग एराटोस्थेनीज ने किया। व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है, लेकिन भूगोल का जनक अगर कोई पूछे तो हिकेटियस को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा, बात करेंगे आप विश्व के भूगोल की। तो बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो आपको ध्यान रखना है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब सूक्ष्म अणुओं से लेकर जो बड़ी बड़ी मंदाकिनियाँ हैं और खगोलीय पिंड, इन सबको सम्मिलित रूप से हम ब्रह्मांड कहते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने, आपको ध्यान रखना है, ये विचार सर्वप्रथम ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है ना कि पृथ्वी प्रस्तुत किया था। तो निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले कौन सा विचार दिया था? तो आपको ध्यान रखना, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है ना कि पृथ्वी। मतलब पहले क्या माना जाता था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी रही होगी, जबकि जो निकोलस कोपरनिकस है इसके मत के अनुसार ये माना गया कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में सूर्य है ना कि पृथ्वी है। इसी तरह से आप बात करेंगे महाविस्फोटक सिद्धांत की। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत है इसका प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमित्रे के द्वारा किया गया था। तो जॉर्ज लेमित्रे के द्वारा वर्ष 1927 में किस सिद्धांत को दिया गया था? महाविस्फोट जो सिद्धांत है इसको दिया गया था। बात करते हैं, इसके साथ साथ हम बात क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना, रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में, यानी महाविस्फोट सिद्धांत 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने और रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में किसकी व्याख्या की? महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या की, या कह सकते हैं ब्रह्मांड है उसके बारे में और अधिक जानकारी प्रस्तुत की रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में। बात करते हैं हम आपके महाविस्फोट सिद्धांत की। तो महाविस्फोट सिद्धांत में आपको ध्यान रखना है, क्या दे रखा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे। मतलब ये मानता है कि जो महाविस्फोट सिद्धांत है कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। मतलब ये कहते हैं कि तापमान और जो घनत्व है वो बहुत अधिक था, लेकिन जो आपको ध्यान रखना है पिंड की अवस्था, लेकिन आपको ध्यान रखना उसका आयतन है वो कैसा है? बहुत सूक्ष्म है, तापमान और घनत्व बहुत अधिक था, ये मानना था। लेकिन अत्यधिक संकेंद्रण होने के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, ये आपको ध्यान रखना। मतलब बहुत ज़्यादा इसके जो कण हैं बहुत ज़्यादा पास केंद्र के पास आने के कारण इसमें विस्फोट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें पदार्थों का बिखराव हुआ और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण होने लगा। तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है, यह आपको ध्यान रखना है। ये कौन कहता है? आपको ध्यान रखना है महाविस्फोट सिद्धांत कहता है। इसी के साथ साथ देखिएगा, हम बात करेंगे सौरमंडल की। तो सौरमंडल आपको ध्यान रखना है, सौरमंडल किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, फिर चाहे ग्रह हों, उपग्रह हों, क्षुद्र ग्रह हों, धूमकेतु हों, उल्का हों या फिर आदि तरह के पिंड हो सकते हैं, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में आपको ध्यान रखना है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि पिंडों को रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा सौरमंडल जिसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हम लोग स्थित हैं, उसका आपको ध्यान रखना मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। तो यानी जो हमारा सौरमंडल है जिस पर हम लोग रहते हैं, तो जो पृथ्वी का सौरमंडल है यह आपको ध्यान रखना है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आकाशगंगा, मंदाकिनी और दुग्ध मेखला आदि के नामों से जाना जाता है। बात करते हैं हम आपके सूर्य की। तो देखिएगा सूर्य में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य में आपको पता होना चाहिए
सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा माना जाता है। तो यानी 13 लाख गुना बड़ा कौन माना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, यह आपका सूर्य माना जाता है। वो भी किससे माना जाता है? तो ये पृथ्वी से माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड यानी 499 सेकंड का समय लेता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। यह आपको ध्यान रखना है। एक शब्द होता है नाभिकीय विखंडन और एक शब्द होता है नाभिकीय संलयन। तो आपको ध्यान रखना है सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है उसका केंद्र किस प्रक्रिया को माना जाता है, यानी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया को माना जाता है? तो उसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है नाभिकीय संलयन कहाँ पर होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है सूर्य के अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। या सूर्य के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है वो नाभिकीय संलयन नामक प्रक्रिया के कारण विद्यमान है। इसी के साथ साथ देखिएगा आप क्या बात करेंगे, आप बात करेंगे सौर मंडल के पिंड की। तो सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर अगर ग्रहों की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो यानी सूर्य से दूरी के क्रम में मतलब दूर स्थित होने के कारण आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से ग्रहों को रखा जाता है? तो आपका ध्यान रखना है, यानी आपकी ट्रिक ध्यान रखनी है बुसु, क्या ध्यान रखना है आपको? बुसु फिर मंगल, यह आपको ध्यान रखना है। फिर बृहस्पति शनि ध्यान रखना है आपको, और अरुण वरुण ध्यान रखना है। अरुण वरुण को कैसे ध्यान रखेंगे? तो आपको अब से ध्यान रखना है। ठीक है, तो लास्ट में अरुण है। बुसु आपको ध्यान रखना है, बुसु पृथ्वी पर मंगल आपको ध्यान रखना है, बृहस्पति शनि। आकार के आधार पर आपको ध्यान रखना है ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे छोटा ग्रह शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, आपको ध्यान रखना है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है और फिर बुध है। तो यानी आप कह सकते हैं सबसे छोटा ग्रह बुध है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण जैसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, ये तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। तो यानी आपको ध्यान रखना है कौन बीच में आता है, यानी चंद्रमा जो है ये किसके बीच में आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब आपको ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण लगता है। इसी के साथ साथ सूर्य ग्रहण प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है। ये भी माना जाता है कि जो सूर्य ग्रहण है ये सिर्फ किस दिन होगा? न्यू मून डे को होगा। यह आपको ध्यान रखना है। यानी सिर्फ अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण हो सकता है, यानी सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक रुक जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, इस वजह से अमावस्या हो जाती है। बात करते हैं हम आपके दूरी में सबसे दूर ग्रह या सबसे छोटे ग्रह की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, दूरी में आपको ध्यान रखना सबसे नज़दीक बुध ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है। तो ये सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में ये लगभग कितने दिन लेता है? तो ये आपको ध्यान रखना लगभग 88 दिन का समय लेता है, ये भी पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिएगा आप बात करेंगे पृथ्वी की, तो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ 1 मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो पृथ्वी दिवस है, आपको ध्यान रखना है सूर्य को परिक्रमा करने में जो बुध है वो 88 दिन लेता है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी होता है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो बुध ग्रह है ये परीक्षा के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। ये अति महत्वपूर्ण ग्रह क्यों हो जाता है? तो इसके आप महत्व को समझ ही गए हैं। क्योंकि इसके पास ना कोई अपना उपग्रह है
और सबसे छोटा ग्रह है और सर्वाधिक निकट ग्रह है और सूर्य के इर्द गिर्द 88 दिनों में अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। बात करते हैं शुक्र यानी वीनस की, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह वीनस को माना जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह माना जाता है। तो अगर कोई पूछे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है आपका शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। इसको भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पृथ्वी की? क्योंकि ये घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान ही लगता है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है दो ऐसे ग्रह, यानी एक आपको बुध ध्यान रखना है और एक आपको शुक्र ध्यान रखना है। तो शुक्र और बुध जो हैं वो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे निकट आपको ध्यान रखना है बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है और फिर उसके बाद पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा ग्रह हुआ? तो आपको ध्यान रखना है आपका शुक्र ग्रह हुआ। शुक्र को चमकीला ग्रह और आपको ध्यान रखना है गर्म ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के ठीक है समान दिखने वाला ग्रह आदि नामों से जाना जाता है। बात करते हैं हम आपकी पृथ्वी की, तो पृथ्वी में आपको देखिएगा क्या क्या ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं हम आपके अति महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी की। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया गया है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम आपको ध्यान रखना है चंद्रमा है। तो चंद्रमा आपको ध्यान रखना है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर आपको ध्यान रखना है 23.5 अंश पर झुकी हुई मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी अपने अंश पर कितनी झुकी हुई मानी जाती है? 23.5 अंश झुकी हुई मानी जाती है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट, आपको ध्यान रखना है पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसी पूरे चक्कर करने की स्थिति को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको क्या कहा जाता है? घूर्णन गति। ठीक है, यह दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन व रात जैसी घटनाएं घटित होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन, यानी आपको ध्यान रखना है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड या 365.25 दिन का समय लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? परिक्रमण काल, यानी आपको ध्यान रखना है इस गति को कहते हैं परिक्रमण गति कहते हैं। इसी के साथ साथ पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर आपको ध्यान रखना है पृथ्वी सूर्य की अधिकतम जब दूरी पर आती है, मतलब जब बिल्कुल पास आ जाती है, तो ये कौन सा दिन होता है? 4 जनवरी। तो आपको ध्यान रखना है ये माना जाता है साल का 4 जनवरी जो होता है, ये इस तारीख को पृथ्वी सूर्य के अधिकतम निकट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस स्थिति को पेरिहीलियन यानी उपसौर जैसी घटना के नाम से जाना जाता है। 2021 में ये घटना आपको ध्यान रखना 2 जनवरी में देखी गई थी, जबकि आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग ये 4 जनवरी के आसपास मानी जाती है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर आपको ध्यान रखना है 4 जुलाई को होती है, जिसको अपहीलियन के नाम से जाना जाता है। तो अपहीलियन के नाम से अगर कोई पूछे तो वो घटना होती है आपकी 4 जुलाई को, और वहीं 4 जनवरी को कौन सी घटना होती है? आपको ध्यान रखना है पेरिहीलियन की घटना होती है, यानी एक को उपसौर कहते हैं और एक को अपसौर कहते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है, और ये घटना 5 जुलाई को देखी गई थी।
2021 में 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन बराबर माने जाते हैं। तो यानी ये भी पूछ सकता है आपसे, तो 21 मार्च आपको ध्यान रखना है, 21 मार्च, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है 23 सितंबर। तो जो 23 सितंबर है और 21 मार्च है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर चाहे दिन हो या फिर रात हो, दोनों का समय जो होता है यानी दिन जो रात है, ये आपस में क्या मानी जाती हैं, बराबर मानी जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, उधर आपको 4 जनवरी ध्यान रखना है और आपको 4 जुलाई ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, आपको ध्यान रखना है 21 या 22 जून को माना जाता है। कोई पूछे आपसे, पृथ्वी है, इसका जो उत्तरी गोलार्ध है यानी ये वाला जो गोलार्ध है, इसमें 21 जून या 22 जून को माना जाता है सबसे बड़ा दिन आता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो यानी यहाँ पर 22 दिसंबर माना जाता है और जबकि इसमें 21 या 22 जून माना जाता है। वहीं ध्यान रखना है, ये मान लो सूर्य है, तो सूर्य के निकटतम ये कब आती है, 4 जनवरी को। सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब जाती है, तो ये आप मान लेंगे आपका 4 जुलाई को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ 21 जून और 22 जून ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 21 मार्च और जो आपका 23 सितंबर है, तो इस तारीख को माना जाता है दिन और रात बराबर माने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा, हम बात करते हैं आपके 23 जून और 22 दिसंबर। तो बात आपको ये ध्यान रखना है, मंगल ग्रह की अगर बात करें तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह पर सर्वाधिक आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है, जिस वजह से इसका कलर लाल दिखाई देता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, फोबोस और डीमोस। तो फोबोस और डीमोस है, ये आपके मंगल के 2 उपग्रह हैं। और सबसे छोटे उपग्रहों में अगर कोई पूछे आपसे, तो आपको ध्यान रखना है वो भी किसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, मंगल के ही उपग्रह हैं। बृहस्पति का आपको ध्यान रखना है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है शनि माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे, शनि के चारों ओर बलय पाए जाते हैं और इन बलों की संख्या पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको ध्यान रखना है, जो बृहस्पति है यानी शनि जो है, इसकी ओर 7 प्रकार की बलय पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ बात करेंगे शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या। आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्तमान की स्थिति के आधार पर बदल चुकी है। ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फिबोस और डीमोस, ये आपको ध्यान रखना है। फिबोस और डीमोस, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि मंगल ग्रह के उपग्रह सबसे छोटे उपग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। शनि का आपको ध्यान रखना है टाइटन, ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें हम आपके अरुण ग्रह की, तो अरुण आपको ध्यान रखना है, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। तो 1781 में अरुण ग्रह की खोज किसने की है, तो आपको ध्यान रखना है विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। जनरली आपने ये देखा है कि सूर्योदय जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है अन्य ग्रहों में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो आपका अरुण ग्रह है इस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में जबकि सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अरुण ग्रह अति महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है अपनी विशेषताओं के कारण। तो इसकी खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में जबकि सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ साथ बात करेंगे आप वरुण ग्रह की। तो वरुण ग्रह आप ये कह सकते हैं कि जो वरुण ग्रह है ये सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, यानी सूर्य के ग्रह से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है, तो आपको ध्यान रखना है आपका वरुण ग्रह है। ठीक है, जब ज़्यादा दूरी पर स्थित होगा सूर्य से, इसका मतलब है ये ठंडा भी ग्रह हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। और इसकी खोज जो है खगोलविद थे आपके जोहान गाले। तो आपको ध्यान रखना है विलियम हर्शेल ने किसकी खोज की, अरुण की खोज की 1781 में, जबकि गाले ने, आपको ध्यान रखना है गाले ने आपका वरुण ग्रह की खोज 1846 में की। कब की थी, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1846 में की थी। खास तौर से आपको नाम तो पता होना ही चाहिए। वरुण ग्रह की खोज किसने की, जोहान गाले ने, जबकि अरुण ग्रह की खोज आपको ध्यान रखना है विलियम हर्शेल ने की। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपको ध्यान रखना है ट्रिटॉन है। तो जो वरुण ग्रह है इसके भी उपग्रह पाए जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका आपको नाम ध्यान रखना है, उसको क्या कहा जाता है, ट्रिटॉन। तो आपको ध्यान रखना है ट्रिटॉन किसका उपग्रह है, तो ये पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका वरुण का उपग्रह है और जो कि वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। बात करते हैं हम आपके बौने ग्रह की। तो बौने ग्रह की बात करें तो जिसको यम भी कहा जाता था, इसकी खोज वर्ष 1930 में की गई थी। तो जो यम है यानी बौना जो ग्रह है इसकी खोज वर्ष 1930 में की गई थी। किसके द्वारा, तो क्लाइड टॉम्बाक के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो किसके द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है क्लाइड टॉम्बाक के द्वारा वर्ष 1930 में किस ग्रह की खोज की गई, तो आपको ध्यान रखना है बौने ग्रह यानी जिसको प्यार से यम ग्रह भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है अन्य बौने ग्रहों में, तो आपको ध्यान रखना है सेरेस, होमिया और मेकमेक और इरीस, ये भी क्या है, बौने ग्रह हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और अन्य कौन कौन से बौने ग्रह हैं, तो आपको ध्यान रखना है सेरेस आपका बौने ग्रह है, हेमिया आपको ध्यान रखना है बौना ग्रह है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है मेकमेक, ये भी आपका क्या है, बौना ग्रह है। इसके साथ साथ इरीस जो है ये भी आपका बौना ग्रह है। तो आपने देखा जो आपका यम है यानी जिसे बौना ग्रह कहते हैं, इसकी खोज क्लाइड टॉम्बैक ने की थी वर्ष 1930 में। और इसके साथ साथ मेकमेक, सेरेस, आपको इरीस, हेमिया, होमिया, ये आपको ध्यान रखना है अन्य बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बात करें चंद्रमा ग्रह की, तो चंद्रमा उपग्रह की, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रमा एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। यह आपको ध्यान रखना है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो आपको ध्यान रखना है सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और आपको ध्यान रखना चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तब उसको क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो उसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है सूर्य और पृथ्वी के मध्य यानी आपका जब मून आता है तब उसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। सूर्य ग्रहण में एक खासियत आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा किस दिन होता है, यह आपको ध्यान रखना है अमावस्या वाले दिन ही हो सकता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है SME आपको ध्यान रखना है और सेम ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है सेम ही आपको ध्यान रखना है चंद्रमा पर मिली। और आपको ध्यान रखना है SME यानी SMS हमने सूर्य को भेजा। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपके इसको सीमा से भी ध्यान रख सकते हैं। सीमा आपको ध्यान रखना है सीमा जो है वो कहाँ मिली, चंद्रमा पर मिली। ठीक है, या ध्यान रखना है सीमा का करती है चांदनी फैलाती है, ये भी आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ इसे चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है यानी जिस दिन फुल मून हो। न्यू मून डे के दिन आपको ध्यान रखना सूर्य ग्रहण होता है, जबकि फुल मून के दिन आपको ध्यान रखना है आपका चंद्र ग्रहण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं हम आपके सौर मंडल से कुछ अन्य तत्वों की। तो सौर मंडल के अन्य पिंडों की बात करें जिनको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ग्रह
आपका बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है मंगल, तो बुध सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, मंगल का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो आपका जो मंगल है, जिसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो इनके बीच में आपको ध्यान रखना है बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं हम आपके क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा। क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसीलिए क्षुद्र ग्रहों को भी हम सौर मंडल के अंतर्गत रखते हैं। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्षुद्र ग्रह हैं, अगर ये पृथ्वी की सतह पर आकर टकरा जाए तो ये किसका निर्माण करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी बड़ी गर्तों का निर्माण करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें धूमकेतु की, तो धूमकेतु आपको क्या ध्यान रखना है? तो आपको ध्यान रखना है क्षुद्र ग्रह किसके मध्य? बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य। जबकि धूमकेतु आपको ध्यान रखना है, धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय होते हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हो सकते हैं। तो यानी ये किसके बने होते हैं? पत्थर, धूल, गैस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बर्फ आदि के बने हुए निकाय होते हैं धूमकेतु। तो ये छोटे छोटे खंड होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉमेट कहते हैं जिन्हें अंग्रेजी में। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। सूर्य अगर इस दिशा में है तो इनकी पूंछ हमेशा इस दिशा में होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी सूर्य की विपरीत दिशा में किसकी पूंछ होती है? तो आपको ध्यान रखना है हमेशा क्षुद्र ग्रहों की होती है। तो पूंछ युक्त आपको ध्यान रखना है कौन होते हैं? आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। केतुओं को क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो पुच्छल तारे के नाम से कहना जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी आपको ध्यान रखना है आपके किसको जाना जाता है? धूमकेतुओं को जाना जाता है। अब बात करते हैं हम आपके लैटिट्यूड की, यानी अक्षांश की। तो बात करते हैं आपके अक्षांश की। तो पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से, पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से, यानी ये क्या है? विषुवत वृत्त है। तो आपको ध्यान रखना है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। मतलब यहाँ से अगर आप कोई भी कोणीय दूरी मेजर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करेंगे हम आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये आपसे कुछ पॉइंट पूछ सकता है, जैसे कि 66.5 डिग्री पर आपको पता होना चाहिए 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री साउथ पर कौन स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है जो आर्कटिक वृत्त है, इसकी जो रेंज है, यानी कह सकते हैं आर्कटिक जो वृत्त है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्कटिक जो वृत्त है ये आपका 66.5 डिग्री उत्तर में पाया जाता है। वहीं 23.5 डिग्री आपको ध्यान रखना उत्तर में कर्क रेखा पाई जाती है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा पाई जाती है। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? मक्कार से, मक्कार मतलब मकर रेखा, यानी आप ध्यान रखेंगे पहले मकर रेखा फिर आपकी कर्क रेखा। तो दक्षिणी ध्रुव पर आपके 23.5 डिग्री पर आपको ध्यान रखना है कौन सी रेखा पाई जाती है? 23.5 डिग्री पर तो आपका ध्यान रखना मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर कौन सी रेखा पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा पाई जाती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना आर्कटिक जो वृत्त है ये आपका 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर पाया जाता है, आर्कटिक वृत्त। जबकि अंटार्कटिक जो वृत्त है ये आपको ध्यान रखना है 66.5 डिग्री, आपको ध्यान रखना है ये 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। जबकि ज़ीरो अक्षांश की जो रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं और विषुवत वृत्त भी कहते हैं। बात करें विषुवत रेखा की, तो पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अक्षांश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग, आपको ध्यान रखना है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग
कितने की दूरी होती है ये पूछ सकता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। बात करें देशांतर रेखा की, तो आपको ध्यान रखना है जो देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, यानी जो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, यानी ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, इनको हमेशा क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाओं को आपको ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। शून्य अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न में रेखा भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रीनविच जो रेखा है ये आपको ध्यान रखना है जीरो देशांतर की जो रेखा होती है उसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। जीरो अक्षांश की रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके साथ साथ ग्रीनविच रेखा की अगर बात करें तो जीरो अंश देशांतर के ठीक विपरीत में आपको ध्यान रखना है 180 अंश देशांतर रेखा होती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 डिग्री देशांतर पर कितने का अंतर होता है, तो आपको ध्यान रखना है 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है जीरो अंश की जो रेखा देशांतर रेखा है उसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। जबकि 180 अंश की जो रेखा होती है देशांतर रेखा होती है इसे आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बात करें आपके कर्क रेखा की तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाने वाली रेखा होती है। और वहीं बात करें आपके मकर रेखा की तो विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। शून्य अक्षांश या शून्य देशांतर रेखाएं आपस में, यानी शून्य अक्षांश, और आपको ध्यान रखना है जो आपका शून्य देशांतर रेखाएं हैं ये आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में कौन सी दो रेखाएं आपस में काटती हैं, तो शून्य देशांतर रेखा और शून्य अक्षांश रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ काटती हैं, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को कट करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, यानी ये भी पूछ सकता है आपसे विषुवत रेखा, यानी आपकी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, और आपको ध्यान रखना है भाई मकर रेखा। तो यानी ये तीनों रेखा, ठीक है, ऐसे कौन से स्थान को काटती हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो ये तीनों रेखाएं आपको ध्यान रखना है किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो उस महाद्वीप का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे आपकी तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बात करें हम आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित कर सकते हैं। यानी भूकंपीय मतलब बोल सकते हैं जो भूकंपीय तरंगे हैं उनके आधार पर हम पृथ्वी की परतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एक को आपको ध्यान रखना है भूपर्पटी। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर आपको ध्यान रखना है पृथ्वी की जो परत है उनको 3 भागों में पढ़ा जाता है, भूपर्पटी के नाम से, मेंटल के नाम से। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है केंद्रीय भाग यानी कोर के नाम से। तो आपको ध्यान रखना है यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसे क्रस्ट बोलते हैं, इसे मेंटल बोलते हैं, इसे कोर बोलते हैं। बात करते हैं हम आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जैसे कि भूपर्पटी की अगर बात करें तो भूपर्पटी आपको ध्यान रखना है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है।
इसके निर्माण में बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो जो भूपर्पटी है इसका निर्माण अगर कोई पूछे आपसे तो इसका निर्माण किससे हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है बेसाल्ट नाम की जो चट्टानें हैं इनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। इस परत में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है सियाल, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई जो परत है भूपर्पटी, जिसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करें हम आपके मेंटल की, तो मेंटल आपको ध्यान रखना है दूसरा जो भाग है पृथ्वी के परत का, आप इसे मेंटल कहते हैं। ये पृथ्वी की मध्य परत कहा जाता है। इसे पृथ्वी की मध्य परत के रूप में अगर किसी को जाना है तो आपको ध्यान रखना है मेंटल को जाना जाता है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का जो मध्य भाग है वो किससे बना हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है मेंटल से बना हुआ है। तो मेंटल से कौन सा भाग बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी का, ठीक है, मध्य भाग बना हुआ है। इनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो आपको ध्यान रखना भूपर्पटी का भी निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसके साथ साथ जो मेंटल वाला भाग है यानी मध्य का भाग है उसका भी निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिएगा बात करते हैं हम आपके, ठीक है, जो मेंटल है मेंटल को आपको ध्यान रखना है इसे सीमा के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता किस भाग में पाई जाती है पृथ्वी के, तो आपको ध्यान रखना है मेंटल वाला जो भाग है जो कि सिलिका और मैग्नीशियम के मिलने से बना है। इसका निर्माण भी किससे हुआ है, बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप बात करेंगे केंद्रीय भाग, जिसे हम कोर के नाम से भी जानते हैं। तो कोर के नाम से किसको जानते हैं, पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग होता है उसको कोर के नाम से जानते हैं या केंद्रीय भाग कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल या फेरियम से बना होता है, मध्य का भाग मेंटल से बना होता है, जबकि केंद्र का जो भाग है वो आपको ध्यान रखना है किससे बना है, आपको ध्यान रखना है निकेल और फेरियम से बना है। तो इसीलिए इसे निफे के नाम से भी जानते हैं। निकेल और आपको ध्यान रखना है लोहा से बना है। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है कहाँ पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर आपको ध्यान रखना है प्रति 32 मीटर की दूरी पर, यानी आपको ध्यान रखना है गहराई पर पृथ्वी के नीचे 32 मीटर प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर आपको ध्यान रखना है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप 32 मीटर हर 32 मीटर में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पृथ्वी के, तो आपको तापमान जो है आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, यानी किस दर से, 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता हुआ नज़र आता है। यह आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के बाह्य सतह को, यानी पृथ्वी का जो बाह्य सतह है उसको क्या कहा जाता है, उसको निम्न भागों में बांट सकते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल आदि के नाम से जाना जाता है। तो यानी पृथ्वी का जो बाह्य मंडल है, बाह्य जो सतह है उसको हम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल और जैवमंडल के नाम से जान सकते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं लिथोस्फीयर यानी आपके स्थलमंडल की, तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थलमंडल कहा जाता है। तो यानी पृथ्वी की जो पूरी, जो आपको ध्यान रखना है, इस बाह्य परत को स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई, आपको ध्यान रखना है पृथ्वी की जो अधिकतम ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट 8,848 जो कि 8,848.86 मीटर है। आपको ध्यान रखना है अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त यानी 11,033 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात करेंगे पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल और 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। बात करें चट्टानों की, तो आपको क्या ध्यान रखना है, चट्टानों में देखिएगा, चट्टानों में आपको ध्यान रखना है, चट्टानों में आपको ध्यान रखना है पृथ्वी की बाह्य जो परत है
पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शैल कहा जाता है। चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो चट्टान को हम उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हम एक भाग को कह सकते हैं आग्नेय शैल, दूसरे को अपसादी और तीसरे को रूपांतरित शैल कह सकते हैं। तो आग्नेय शैल, अपसादी शैल और रूपांतरित शैल, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये चट्टान है, किसकी है? पृथ्वी की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आग्नेय शैल, अपसादी शैल और रूपांतरित शैल। बात करें हम आपके आग्नेय शैल की, तो आग्नेय शैल की अगर बात करें तो मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैग्मा और लावा के जमने से आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होता है? आग्नेय शैल का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आग्नेय शैल का निर्माण किससे होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, आग्नेय शैल का जो निर्माण है ये आपको ध्यान रखना है मैग्मा और लावा के जमने से होता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो आग्नेय जो चट्टान है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है इसको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं, यानी आपको ध्यान रखना है आग्नेय शैल, अपसादी शैल और रूपांतरित शैल। तो यानी आपके तीनों नाम ध्यान रखने हैं। तो 3 नाम बताने हैं आपको, तो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका आग्नेय शैल, अपसादी शैल और आपका रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल, दूसरा कौन सा है आपका? अपसादी शैल और तीसरा है आपका रूपांतरित शैल। तो ये जो आपकी तीनों शैलें हैं तो ये क्या हैं? ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा आप बात करते हैं आग्नेय शैल की। तो आग्नेय शैल की आप बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो मैग्मा और आपका जो लावा है ये जब आपस में जमते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये निर्माण करते हैं आपके आग्नेय शैल का। इसके साथ साथ आग्नेय शैल को हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो आग्नेय चट्टानों के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो जैसे कि बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं वो भी आग्नेय से बनी हुई चट्टानें हैं, आग्नेय शैल से। ग्रेनाइट है, आपका ध्यान रखना है आपका, ठीक है, ग्रेनाइट है, पेग्माटाइट है। इसके साथ साथ डायोराइट है, गैब्रो है, ये आपकी किसकी शैल हैं? आपको ध्यान रखना है आग्नेय शैल से निर्मित चट्टानें हैं। अपसादी शैल की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इनका निर्माण, आपको ध्यान रखना है अपसादी जो आपको ध्यान रखना इनका निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होते रहने से होता है। तो यानी अपसादी जो चट्टानें हैं इनका निर्माण किससे होता है कि जो चट्टानें होती हैं उनका जब लगातार क्षरण होता है तो उनके क्षरण से कौन सी चट्टानें बनती हैं? अपसादी चट्टानें बनती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपसादी शैल परतदार होती हैं, इसीलिए परतदार होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है अपसादी शैल में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म भी पाया जाता है। ठीक है, इनकी पहचान यही होती है कि ये परतदार होती हैं और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ अपसादी शैलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। तो इनमें किसकी मतलब उपस्थिति होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनमें खनिज तेल की भी प्राप्ति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो खनिज तेल जो है वो किस में पाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है आपके
अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो इनकी चट्टानों के नाम आपको ध्यान रखना है। बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर है, नमक की चट्टान है। ये सब किसकी उदाहरण है? तो आपको ध्यान रखना है अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। अवसादी चट्टानें किन्हें कहते हैं? तो इनका निर्माण जो होता है, जो सैल होती हैं उनके क्षरण से इनका निर्माण होता है। इनमें वनस्पति पाई जाती हैं और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये परतदार होती हैं, ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है, तो बात करें उदाहरण की तो आपको ध्यान रखना है बलुआ पत्थर, अवसादी चट्टानों का उदाहरण चूना पत्थर भी है और नमक की चट्टानें हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पेग्माटाइट है, पायरोडाइट है। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये आपको ध्यान रखना है पेग्माटाइट है, बेसाल्ट है, ये आग्नेय शैल के उदाहरण थे। बात करते हैं हम आपके रूपांतरित शैल की। तो रूपांतरित शैल की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है रासायनिक क्रियाओं जैसे कि ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं जैसे कि रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इसके साथ साथ जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं, इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन होने के कारण ये अपना दूसरा रूप धारण कर लेती हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? रूपांतरित शैल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रूपांतरित शैल एक तरह का अवसादी और आग्नेय शैलों का निर्मित रूप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बदला हुआ यानी कायांतरित रूप होता है। इसके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट और नीस। तो आपको ध्यान रखना है जो नमक की चट्टान है ये किसका उदाहरण है? ये आपको ध्यान रखना है आपका अवसादी शैल का उदाहरण है। वहीं संगमरमर किसका उदाहरण है? तो आपको ध्यान रखना है संगमरमर। तो ये आपको ध्यान रखना है ये रूपांतरित शैल का उदाहरण है। जबकि ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट आपको ध्यान रखना है पायरोडाइट। ठीक है, तो ये और बेसाल्ट ये आपको ध्यान रखना है आग्नेय शैल के उदाहरण है। अवसादी शैल के क्या उदाहरण थे? तो आपने ध्यान रखा जैसे कि चूना पत्थर, नहीं चूना पत्थर आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ चूना पत्थर, नमक की चट्टानें, बलुआ पत्थर ये किसके उदाहरण थे? आपको ध्यान रखना है अवसादी के। जबकि आपने देखा रूपांतरित शैल के जो उदाहरण हैं वो आपके थे स्लेट है, ठीक है, स्लेट है, शिस्ट है। इसके साथ साथ आपने देखा जो आपका संगमरमर है, क्वार्टजाइट है और फाइलाइट है, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये आपने देखा ये आपके रूपांतरित शैल के उदाहरण हैं। नीस है। बात करते हैं आप ज्वालामुखी की, जिसे हम वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं। ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है, यानी धरातल में जो प्राकृतिक छिद्र होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं, यानी आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जल वाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। तो ज्वालामुखी से आपको ध्यान रखना है मैग्मा, राख, जल वाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। तो मैग्मा और लावा से किसका निर्माण होता है? तो यह आपको ध्यान रखना है आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है मैग्मा और लावा से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी में जैसा कि आपने देखा, ज्वालामुखी में आपने देखा कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो प्राकृतिक छिद्र होता है उससे ही आपको ध्यान रखना है मैग्मा है, राख है, जलवाष्प है, अन्य गैसें बाहर निकलने लगती है, जिसको हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है गैसों में। उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि मैग्मा, ये क्या होता है? यानी जब ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी के कारण आपको ध्यान रखना भूमि में स्थित जो तरल पदार्थ होता है जब वो बाहर आता है छिद्र के माध्यम से तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है मैग्मा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो एंडीज पर्वतमाला है इस पर स्थित एकांका गुहा, तो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित जो एकांका गुहा है तो यह आपको ध्यान रखना है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित जो एकांका गुहा है
पर्वतमाला आपको ध्यान रखना है एकांकागुआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एंडीज पर्वत श्रेणी जो है इसके एकांकागुआ जो ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी माना जाता है, यानी इनएक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 6962 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिनसे अक्सर उद्गार होता है तो उनको सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलायू आपको ध्यान रखना है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के हवाई द्वीप पे, यानी किलायू जो हवाई द्वीप है, मतलब आप बोल सकते हैं अमेरिका का जो हवाई द्वीप है जिस पर किलायू जो ज्वालामुखी है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ बात करेंगे हम आपके, ठीक है, और जो एकांकागुआ ज्वालामुखी है ये एंडीज पर्वतमाला में पाया जाता है। ये दुनिया का सुप्त अवस्था में रहने वाला ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके साथ साथ आप बात करेंगे ये किस में पाया जाता है? एंडीज पर्वतमाला श्रेणी में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें आपके, ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी सिकलायू माना जाता है जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर पाया जाता है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एकांकागुआ जो ज्वालामुखी है ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसा है? आपको ध्यान रखना है अक्रिय, यानी ठीक है निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, यानी 6000 आपको ध्यान रखना है 900 मीटर की ऊंचाई पर लगभग है, ये आपको ध्यान रखना है। एंडीज पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा सक्रिय जो है वो अमेरिका का हवाई द्वीप है किलायू, अमेरिका का हवाई द्वीप है उस पर पाया जाता है किलायू नाम का ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर के लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? तो लिपारी द्वीप पर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिपारी द्वीप कहाँ पड़ता है? भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में पड़ता है। प्रसुप्त यानी डॉर्मेंट जो आपके ज्वालामुखी हैं उनकी अगर बात करें, प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माउंट सेंट हेलेंस जो है, जो माउंट सेंट हेलेंस है ये आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो किसे माना जाता है? वो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आपको ध्यान रखना है माउंट सेंट हेलेंस है, ये आपको ध्यान रखना है प्रसुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। मृत ज्वालामुखी की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मृत ज्वालामुखी आपको ध्यान रखना है, जो मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी थे जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है, एक्सटिंक्ट। मृत ज्वालामुखी में पाकिस्तान का कोह सुल्तान, आपको ध्यान रखना है मृत ज्वालामुखी में पाकिस्तान का जो कोह सुल्तान, ईरान का दामबंद, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल और किलिमंजारो का इक्वेडोर, और कुलाल व किलिमंजारो किसका? अफ्रीका का, और इक्वेडोर का चिम्बरा जो आपको ध्यान रखना है मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दामबंद ये कहाँ पाया जाता है? ईरान में पाया जाता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है पोपा ये पाया जाता है म्यांमार में है।
इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कुलाल और किलिमंजारो। कुलाल और किलिमंजारो जो है ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी अफ्रीका में पाया जाता है। जबकि इक्वेडोर का आपको ध्यान रखना है चिम्बराजो। ये सब कैसे हैं? मृत ज्वालामुखी के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई पूछे आपसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताओ तो आप कह सकते हैं किलायू, वहीं ध्यान रखना है। और आपको स्टाम्बोली, बात करें हम आपके प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो जो प्रशांत महासागर है इसके तटीय भागों में सबसे ज़्यादा क्या माने जाते हैं? आपको ध्यान रखना है सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को अग्निवलय भी कहा जाता है, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। बात करें भूकंप की तो आपको ध्यान रखना है भूकंप पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। तो आंतरिक आपको ध्यान रखना हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा आप बात करेंगे भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। जब भी कभी भूकंप आता है तो भूकंप के कारण आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार की तरंगें जो हैं वो अस्तित्व में आती हैं। तो वो 3 प्रकार की तरंगें कौन कौन सी होती हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है एक तो है पी प्रकार की तरंग जिसको हम प्राथमिक तरंग कहते हैं, और एक होती है एस प्रकार की तरंग जिसको हम सेकेंडरी तरंग कहते हैं, और एक होती है सतही तरंग जिसको हम सरफेस तरंग कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं जब भूकंप आता है, तो पी तरंग, एस तरंग और एस तरंग, यानी प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और सतही तरंग, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस रे आपको ध्यान रखना है। बात करें पी तरंगे पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजरती हैं। तो पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से अगर कोई तरंग गुजरती हैं तो उन तरंगों को हम क्या कहते हैं? पी तरंग कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि एस तरंग जो होती हैं यानी सेकेंडरी तरंग, ये केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। यानी ठोस माध्यम से अगर होकर कोई तरंग गुजरती है तो वो कौन सी है? आपकी एस तरंग है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि आपको ध्यान रखना है जो सरफेस तरंग है, ठीक है, जिसे लेटरल तरंग के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, ये ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। यानी एस तरंग सभी माध्यमों से गुजर सकती है। आपने ध्यान रखना है ये ठोस सिर्फ सॉलिड माध्यम से गुजर सकती है। जबकि आपने देखा पी जो तरंग है ये सभी से गुजर सकती है, और वहीं जो एल तरंग है यानी लेटरल जो तरंग है ये आपको ध्यान रखना है तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों प्रकार के जो माध्यम हैं उनसे गुजरने में सक्षम होती है। एल तरंगे आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे मानी जाती हैं। इसके साथ साथ अधिकेंद्र पर आपको ध्यान रखना है पी तरंगे सबसे ज़्यादा पहुंचती है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा अगर अधिकेंद्र पर कोई तरंग मिलती है तो वो कौन सी होती है? पी तरंग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पी तरंग सबसे ज़्यादा पाई जाती है अधिकेंद्र पर, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को समुद्र के अंदर भूकंप के द्वारा तरंगों में जो हलचल आती है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो पानी यानी समुद्र में जो आपको ध्यान रखना है तरंगों में जो आपका हलचल आती है उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी शब्द है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन से यंत्र से नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ नाम का जो यंत्र होता है इससे आपको ध्यान रखना है भूकंप तरंगों को मापा जाता है। बात करें आपके भूकंपों को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप को मापने के लिए किस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है? रिक्टर स्केल का। सिस्मोग्राफ जो मापक यंत्र होता है उससे भूकंप तरंगों को मापा जाता है। भूकंपों को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। मर्केली स्केल आपको ध्यान रखना है तीव्रता बताता है, जबकि परिमाण रिक्टर स्केल बताता है, और रोसीफेरल स्केल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 तरह के स्केल आपको ध्यान रखने, एक तो रिक्टर स्केल है, दूसरा मर्केली स्केल है, दूसरा आपको
रॉसी फेरल स्केल आपको ध्यान रखना है, ये भूकंप से संबंधित स्केल है। इसके साथ साथ सिस्मोग्राफ ध्यान रखना है, ये मापक यंत्र है। इसमें जो परिणाम देता है वो रिक्टर स्केल होता है। और आपको ध्यान रखना है जो तीव्रता को ज्ञात करता है उसे आपको ध्यान रखना मर्केली स्केल कहते हैं। वहीं रॉसी फेरल जो स्केल है ये आपको ध्यान रखना है भूकंप से संबंधित स्केल है। विभिन्न स्थलाकृतियों की बात करें तो धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। तो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण, तो पर्वत जैसे कि बात करें, पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा और तीव्र ढाल वाला होता है और इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं हम आपके निर्माण के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के हो सकते हैं। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, तो यानी ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है, जैसे कि वास्चेस पर्वत फ्रांस का, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी का, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान की, ये ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवशिष्ट पर्वत की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के कारण होता है। भारत की विंध्याचल श्रेणी, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन की सियरा नेवादा, अमेरिका की गैसा, बूटे, ये आपको ध्यान रखना घर्षित पर्वत के उदाहरण होते हैं। बात करें मोड़धार और या बलित पर्वत की तो आपको ध्यान रखना है मोड़धार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों यानी संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। मोड़धार या बलित पर्वतों का निर्माण भारत का जो हिमालय है, रूस का जो यूराल है, उत्तर अमेरिका का रॉकी है, दक्षिण अमेरिका का एंडीज है, यह आपको ध्यान रखना है मोड़धार पर्वत के उदाहरण है। तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वतमाला है इसमें एकांकागुआ नाम का जो पर्वत जो ज्वालामुखी है वो पाया जाता है। ये कैसा है आपको ध्यान रखना है सुप्त अवस्था में पाया जाने वाला, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला निष्क्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसी के साथ साथ भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत माना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, यह आपको ध्यान रखना है। तो गुरु शिखर जो है माउंट आबू के निकट गुरु शिखर पड़ता है, ये आपको अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी एंडीज पर्वत श्रेणी को माना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। बात करें प्रेनीत पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा को बनाता है। तो जो प्रेनीत पर्वत है ये आपसे पूछ सकता है जो प्रेनीत पर्वत है ये किसका निर्माण करता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस और आपका जो स्पेन है, फ्रांस और जो स्पेन है इनकी सीमा का अगर कोई निर्माण करता है तो वो है आपका प्रेनीत पर्वत, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा आप बात करेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियों की, तो कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसका सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी आपको ध्यान रखना पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। माउंट एल्बर्ट इसका सबसे ऊंचा भाग है। हिमालय का काराकोरम हिंदू कुश, ये आपको ध्यान रखना ये जो श्रेणी है ये दक्षिण मध्य एशिया में पाई जाती है। और माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंचा बिंदु है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का आपको ध्यान रखना है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। क्वेस्कू आपको ध्यान रखना सबसे ऊंचा बिंदु है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत आपको ध्यान रखना अंटार्कटिका में पाया जाता है। विंसन मैसिव इसका सबसे ऊंचा बिंदु है। तिएन शान आपको ध्यान रखना दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है। पिक पोवेडी इसका सबसे ऊंचा बिंदु है। अल्टाई माउंटेन्स आपको ध्यान रखना है मध्य एशिया में। पेलुखा इसका सबसे ऊंचा बिंदु है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में पाई जाती है। नेरोड नाया आपको ध्यान रखना है इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है क्यू चेप्स काया शोप का आपको ध्यान रखना है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका पर। टावकल
बर्खोयांस्क पर्वत आपको ध्यान रखना पूर्वी रूस में, मास्क खाया पर, पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत में पाया जाता है, अनाईमोडी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, सिएरा माद्रे ओरिएंटल आपको ध्यान रखना मैक्सिको में, पोटोसी इसका, जाग्रोस पर्वत श्रेणी आपको ध्यान रखना ईरान में देना इसका है, वहीं एल्बुर्ज ईरान में है, दामबंद इसका सबसे ऊंचा चोटी है, स्कैंडिनेवियन आप रेंज आपको ध्यान रखना पश्चिमी नॉर्वे में, गैल्डहोविजेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, काकेसस आपको ध्यान रखना रूस में, अल्ब्रूस पश्चिमी चोटी है इसकी, अलास्का श्रेणी अलास्का में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, माउंट मैकिनले डेनाली दक्षिण चोटी है आपको ध्यान रखना है, कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में पाई जाती है, माउंट रेनियर आपको ध्यान रखना है, एपेनाइन आपको ध्यान रखना है इटली में, कोर्नो ग्रैंडे आपको ध्यान रखना है, अप्लेसियंस पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, माउंट मिचेल आल्प्स आपको ध्यान रखना मध्यवर्ती यूरोप में, मोंट ब्लैंक इसका सबसे ऊंचा चोटी है। बात करते हैं हम आपके पठारों की, तो आपको क्या ध्यान रखना, देखिएगा पठारों की अगर बात करें तो पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा उठा होता है परंतु इसका शीर्ष भाग सपाट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमंट पठार और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार पर्वतीय पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। तो पर्वतीय पठार के अगर कोई प्रमुख उदाहरण है तो यह आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और आपको ध्यान रखना है आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका में कौन सा पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पैटागोनिया का पठार, ये पर्वतीय पठार का उदाहरण है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको ध्यान रखना है पीड माउंट जो पठार है ये आपको ध्यान रखना है पर्वतीय पठार का उदाहरण है। भारत का छोटा नागपुर, रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क, भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार गुंबदाकार पठार के प्रमुख उदाहरण है। तो अमेरिका का ओजार्क पठार गुंबदाकार पठार के उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुंबदाकार पठार के उदाहरण कौन है, तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिएगा आप बात क्या करेंगे, आप बात करेंगे इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके ठीक है घास के मैदान की। तो देखिएगा घास के मैदान में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं घास के मैदान से। तो घास के मैदान की अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 अंश से 25 अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण माने जाते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है ये आपको ध्यान रखना है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिण में 10 डिग्री दक्षिणी आपको ध्यान रखना है अक्षांश तक विस्तृत हैं। कौन से मैदान आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये आपको ध्यान रखना है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का अक्षांश क्या है, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर आपको ध्यान रखना है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो 25 आपको ध्यान रखना है। इन घास के मैदानों को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं इनको अफ्रीका में क्या कहा जाता है, सवाना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अफ्रीका में सवाना किसे कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। जबकि वेनेजुएला और कोलंबिया में आपको ध्यान रखना है लानोस के नाम से जाना जाता है। वहीं ब्राज़ील वाले पराग्वे और अर्जेंटीना उरुग्वे में इसे कैंपास के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में कैंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। तो पार्कलैंड कहाँ कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में आपको ध्यान रखना है पार्कलैंड कहा जाता है। उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील ये आपको ध्यान रखना कैंपास कहते हैं। जबकि लानोस, कोलंबिया और वेनेजुएला वाले कहते हैं, ब्राज़ील वाले आपको ध्यान रखना है कैंपास कहते हैं। सवाना आपको ध्यान रखना है अफ्रीका में कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को।
इसी के साथ साथ आप बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की रेंज आपको पता थी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इनका, ठीक है, विस्तृत माने जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भागों में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इस घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेयरी कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में बांस, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा, बात करते हैं महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप की। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ये 7 महाद्वीप में है आपका सबसे बड़ा एशिया, फिर यूरोप आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है दक्षिण एशिया मतलब एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके साथ साथ देखिएगा हम क्या बात कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप माना जाता है। तो अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार जो है, मध्य एशिया में जो तिब्बत का पठार है जो 25 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार माना जाता है। वहीं ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप में चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति के आधार पर भारत देश को माना जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम व गहरी झील मानी जाती है, 1620 मीटर गहरी है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील यानी आंतरिक सागर है। एशिया महाद्वीप का माशनराम मेघालय भारत में पड़ता है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा यानी औसत वार्षिक वर्षण वाला क्षेत्र माना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। वहीं ध्यान रखेंगे आप सुएज नहर की, तो सुएज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो आपके लाल सागर को जोड़ती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भूमध्य सागर को भी जोड़ने का काम करती है। कौन करती है, सुएज नहर। बर्खोयांस्क की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है साइबेरिया एशिया का सर्वाधिक ठंडा, बर्खोयांस्क साइबेरिया आपको ध्यान रखना है में पाया जाता है। एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान माना जाता है बर्खोयांस्क। -67.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। स्वर्णिम आपको ध्यान रखना त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को रखा जाता है। बात करते हैं कुछ प्रमुख देश और उनकी राजधानी और मुद्राओं की। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ प्रमुख देश, उनकी राजधानी और मुद्राओं की अगर बात करें तो आपको ध्यान ये रखना है जैसे कि सिंगापुर। तो सिंगापुर ध्यान रखना है इनके यहाँ डॉलर चलता है और सिंगापुर इनकी राजधानी है। हांगकांग में भी आपको ध्यान रखना है डॉलर चलता है, विक्टोरिया इनकी राजधानी है। जबकि ब्रुनेई में आपको ध्यान रखना है डॉलर चलता है, बंदर शेरी बेगावान इनकी राजधानी है। वहीं बात करें गुआम की तो आपको ध्यान रखना है डॉलर इनकी मुद्रा है और अगाना राजधानी है। ताइवान की बात करें तो डॉलर इनकी मुद्रा है और ताइपे इनकी राजधानी है। सीरिया की बात करें तो पाउंड है इनकी राजधानी
मुद्रा और दमिश्क इनकी राजधानी है सीरिया की। साइप्रस में यूरो चलता है और निकोसिया इनकी राजधानी है। इराक की आपको ध्यान रखना है दिनार चलता है, बगदाद इनकी राजधानी है। कुवैत में आपको ध्यान रखना है आपका दिनार चलता है और कुवैत सिटी इनकी राजधानी है। जॉर्डन में दिनार चलता है और आपको ध्यान रखना अम्मान इनकी राजधानी है। वहीं बहरीन में आपको ध्यान रखना दिनार चलता है, मनामा इनकी राजधानी है। वहीं ध्यान रखना है आपको ओमान में रियाल चलता है, मस्कट इनकी राजधानी है। कतर में रियाल चलता है, दोहा इनकी राजधानी है। कंबोडिया में रियाल चलता है और न्योम पेन इनकी राजधानी है। यमन की रियाल चलता है, सानाम राजधानी है। सऊदी अरब की रियाल चलता है, रियाद इनकी राजधानी है। वहीं आपको ध्यान रखना है भारत में रुपया चलता है, नई दिल्ली राजधानी है। नेपाल में रुपया चलता है, काठमांडू राजधानी है। पाकिस्तान में आपको ध्यान रखना है रुपया चलता है, इस्लामाबाद राजधानी है। श्रीलंका में रुपया चलता है, कोलंबो इनकी राजधानी है। साथ ही साथ आप बात करेंगे आपके ठीक है मालदीव की, तो मालदीव में रुपया चलता है, माले इनकी राजधानी है। इंडोनेशिया में रुपया चलता है, जकार्ता इनकी राजधानी हुआ करती थी। उत्तर कोरिया में वॉन चलता है, प्योंगयांग इनकी राजधानी। दक्षिण कोरिया में वॉन चलता है, सियोल इनकी राजधानी है। किर्गिस्तान में सोम चलता है, आपको ध्यान रखिए बिश्केक इनकी राजधानी है। उज्बेकिस्तान में सोम चलता है, ताशकंद इनकी राजधानी है। जबकि इजराइल में न्यू शेकेल चलता है, जेरूसलम इनकी राजधानी है। अफ़गानिस्तान में अफ़गानी रुपया चलता है, काबुल इनकी राजधानी। कजाकिस्तान में टेंगो चलता है, नूर सुल्तान इनकी राजधानी है। वहीं चीन में आपको ध्यान रखना है यान चलता है और बीजिंग इनकी राजधानी है। जापान में एन चलता है, टोक्यो राजधानी है। बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि तुर्की की बात करें तो लीरा चलता है, अंकारा इनकी राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान में आपको ध्यान रखना मनात चलता है, अशगाबाद इनकी राजधानी। ताजिकिस्तान में शोमोनी चलता है, दुशांबे इनकी राजधानी है। बांग्लादेश में ढाका चलता है, ढाका इनकी राजधानी है। भूटान में नगल ट्रम चलता है, थिम्पू इनकी राजधानी है। म्यांमार में क्यात चलता है, नेपिता या नपीडा इनकी राजधानी है। मलेशिया में आपको ध्यान रखना रिंगित चलता है, कुआलालंपुर इनकी राजधानी है। मंगोलिया में तुगरिक चलता है, उलान बटोर इनकी राजधानी है। लाओस में आपको ध्यान रखना है न्यूकिप लाओ चलता है, वियंतियन इनकी राजधानी है। वियतनाम में डोंग चलता है, हनोई इनकी राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात में दरहम चलता है, अबू धाबी इनकी राजधानी है। मकाऊ में पटाखा चलता है और मकाऊ इनकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिएगा आप बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो जिनमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो बात करते हैं हम आपके संयुक्त अरब अमीरात में दरहम अबू धाबी इनकी राजधानी है। मकाऊ में मकाऊ राजधानी है, पटाखा चलता है। फिलीपींस में पीसो चलता है, फिलीपींस में चलता है पीसो। और मनीला इनकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिलीपींस में क्या चलता है, पीसो चलता है, मनीला इनकी राजधानी है। बात करें आपके ओशनिया के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी की, तो फिजी आपका ध्यान रखना है, डॉलर चलता है। शुबा इनकी राजधानी है। न्यूजीलैंड में भी डॉलर चलता है, वेलिंगटन इनकी राजधानी। नौरू में आपको ध्यान रखना डॉलर चलता है, यारेन इनकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की डॉलर चलता है, कैनबरा इनकी राजधानी है। तुवालू में आपको ध्यान रखना डॉलर चलता है, फुनाफुटी इनकी राजधानी है। माइक्रोनेशिया में डॉलर चलता है, पालिकीर इनकी राजधानी है। सोलोमन द्वीप समूह में डॉलर चलता है, होनियारा इनकी राजधानी है। मार्शल द्वीप में डॉलर चलता है, मजूरो इनकी राजधानी है। किरीबाती में डॉलर चलता है, तरावा इनकी राजधानी है। पलाऊ यानी बेलाऊ में डॉलर चलता है, आपको ध्यान रखना है, गेरुल मड इनकी राजधानी है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे मार्शल द्वीप की, तो डॉलर चलता है, मजूरो इनकी राजधानी है। किरीबाती में डॉलर चलता है, तरावा इनकी राजधानी है। पलाऊ में डॉलर और आपको ध्यान रखना है गेरुल मंड इनकी राजधानी है।
फ्रेंच पोलिनेशिया में फ्रैंक चलता है। पापीते इनकी राजधानी है। न्यू कैलिडोनिया में फ्रैंक चलता है। नोमिया इनकी राजधानी। टोंगा में पांग चलता है। आपको ध्यान रखना नुको अलाहफा इनकी राजधानी है। वनुआतू में आपको ध्यान रखना बातू चलता है। पोर्ट विला इनकी राजधानी है। पापुआ न्यू गिनी में किना चलता है। पोर्ट मोरेस्बी इनकी राजधानी है। सामोआ में ताला चलता है। एपिया इनकी राजधानी है। इसके साथ साथ देखिएगा, अब बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की।